वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ अजय सर। आज फिर हमारा आमना सामना हो रहा है। तो आप बोले सर आज क्या लेके आए हैं? आज मैं कुछ नहीं, आज मैं ऐसी चर्चा करूंगा आपके साथ। बहुत दिन हो गए, हमेशा पढ़ा रहा हूं, तो इस बार अभी थोड़ा सा चर्चा करें। तो चर्चा करते हैं। सबसे पहले एक सवाल लेके आया मैं, आप देख सकते हो यहाँ पे कि महान या सक्सेसफुल होने के लिए क्या चाहिए। मान लो अगर आपको महान होना है या सक्सेसफुल होना है तो क्या चाहिए आपके पास, क्या होना चाहिए आपके पास? अगर आप महान या क्या बनना चाहते हो, सक्सेसफुल। चलिए फटाफट सोचिए कि महान और सक्सेसफुल होने के लिए क्या चाहिए दोस्तों। फटाफट सोचो क्या होना चाहिए कि आप महान बन सकते हो या सक्सेसफुल बन सकते हो। ठीक है, कोई बात नहीं दोस्तों, आप मेरी बात सुनिए। सर महान या सक्सेस होने के लिए होना चाहिए आपके पास प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स का मतलब होता है सिद्धांत। प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों? सिद्धांत, उच्च विचारधारा, एक बड़ी सोच, अच्छे सिद्धांत होने चाहिए अगर आपको महान या फिर सक्सेसफुल बनना है तो। कि बिना प्रिंसिपल्स के, बिना सिद्धांतों का, सिद्धांत कोई इंसान बड़ा नहीं बन सकता। आप बोलेंगे सर क्या मजाक कर रहे हैं? ठीक है, मैं मजाक कर रहा हूं। आप इनको तो जानते ही होंगे, हमारे राष्ट्रपिता है महात्मा गांधी। जानते हैं आप इनको? वेरी गुड, पूरी दुनिया जानती है इनको। जानते हो इनका सिद्धांत, इनका प्रिंसिपल, इनकी विचारधारा क्या थी जानती है? इनकी विचारधारा थी सत्य और अहिंसा। इसी विचारधारा को लेकर वो चले और उन्हें भारत देश की आजादी में एक बड़ा योगदान दिया मेरे दोस्तों। चलो ठीक है, नहीं भरोसा, ठीक है। आप और एक फोटो देख सकते हो मेरे स्क्रीन पे। यह है हमारे महाराष्ट्र के आराध्य दैवत श्री छत्रपति शिवाजी महाराज जी। जानते हो इन्होंने भी एक ही सिद्धांत फॉलो किए, एक ही प्रिंसिपल लेकर चले, और वो था जानते हो क्या? संपूर्ण स्वराज्य। और उन्होंने पूरे मेहनत से, पूरे लगन से इस स्वराज का पर्चा पूरे भारत देश में, पूरे विश्व में फैलाया। फिर आप देख सकते हो और एक है हमारे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी हैं। ये भी महान और सक्सेसफुल क्यों बने? कि इनका भी कुछ प्रिंसिपल्स है, इनकी भी एक विचारधारा थी दोस्तों। इनकी विचारधारा थी, आप देख सकते हो, एजुकेट, एजुटेट एंड ऑर्गेनाइज। एजुकेट हो, शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो, एक साथ रहो दोस्तों, तभी आप सक्सेसफुल बन सकते हो। तो ये इनका मंत्र है। ये जिन लोगों के बारे में बात कर रहा हूं मेरे प्यारे दोस्तों, ये सब इनके उच्च विचारधारा, ये उनके जीवन में महान या सक्सेसफुल बनाने के पीछे उनके मंत्र हैं जो इन्हें फॉलो किया। इसके बाद आप देख सकते हो स्वामी विवेकानंद है, और यहाँ पे हमारे शहीद भगत सिंह जी हैं। स्वामी विवेकानंद का एक ही मोटिव था, एक ही नारा था कि उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक आपका ध्येय, आपका लक्ष्य आपका हासिल नहीं होता। मैं भी आपको ये चीज बोलता हूं बच्चों, उठो, जागो, मेहनत करो और तब तक नहीं रुकना जब तक आपका एम, आपका ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं होता। भगत सिंह बोलते थे लॉन्ग लिव द रेवोल्यूशन। उनकी विचारधारा थी कि इंसान मारा जा सकता है, बड़े से बड़े साम्राज्य चकनाचूर हो सकते हैं, लेकिन किसी इंसान की विचारधारा कोई बदल नहीं सकता। अगर मैं नहीं भी रहा दोस्तों इस दुनिया में, तो भी मेरी विचारधारा इस दुनिया में जिंदा रहती है। तो आपने देखा इतने सारे लोग हैं स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो इनकी विचारधारा, इनका जो मंत्र है, जिसकी वजह से आज ये महान या सक्सेसफुल बने। ठीक है, तो आज मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लेके आया हूं स्टूडेंट्स। आप बोले सर आप स्टोरी से शुरुआत करते हो और बाद में क्वेश्चन पे आ जाते हो, क्या करूं, आदत से मजबूर हूं मैं। ठीक है, तो आज हमारा जो चैप्टर है, या चैप्टर नहीं, क्वेश्चन है हमारा ओसी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स का, वो है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के सिद्धांत। आपने मैनेजमेंट के बारे में शायद 11 में पढ़ा होगा मेरे दोस्तों। तो मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट वर्ड स्वयं परिभाषित है। मैनेजमेंट वर्ड को किसी परिभाषा की जरूरत नहीं है। मैनेजमेंट में आप खुद देख सकते हो, मैनेजमेंट वर्ड में पहला मैन, फिर मैनेजमेंट टैक्टफुली। आप देख सकते हो मैन, मैनेजमेंट टैक्टफुली। मैन ये एक वचन है, मैनेज करता है, लोगों को मैनेज करके लेकर चलता है और उनसे काम करवाता है। देखो मैन ये एक वचन है और मैन ये अनेक वचन है, मतलब एक व्यक्ति
एक व्यक्ति कई लोगों से काम करवा के लेता है टैक्टफुली, कुशलता पूर्वक, स्किलफुली, एक कलात्मक तरीके से, उस मैन को हम कहते हैं मैनेजर। ये सब तो चीजें आपको पता ही हैं, इसमें कुछ मैं नया तो आपको बता नहीं दोस्तों, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो मैनेजमेंट वर्ड ये स्वयं परिभाषित है, इसको किसी परिभाषा या किसी को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, फिर भी लोगों ने किया है जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है। तो मैनेजमेंट एक सिंपल मीनिंग, मैन मैनेजमेंट टैक्टफुली, एंड द मैन हु मैनेजेस द मैन टैक्टफुली, वो व्यक्ति जो लोगों को ठीक तरीके कुशलता पूर्वक मैनेज करता है उसे हम कहते हैं मैनेजर। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? मैनेजर। तो एक डेफिनेशन भी सीख लेते हैं हम लोग, ताकि उस चैप्टर में डायरेक्ट आने से अच्छा है कि थोड़ा पढ़ लें। तो एक डेफिनेशन है, आपको याद होगा, जो मैरी पार्कर फैलेट ने दिया था। किसने दिया था मेरे बच्चों? मैरी पार्कर फैलेट। मैनेजमेंट इज एन आर्ट, मैनेजमेंट इज एन आर्ट, मैनेजमेंट एक कला है, ऑफ गेटिंग थिंग डन थ्रू पीपल, लोगों से काम करवाने की कला को हम क्या कहते हैं दोस्तों? मैनेजमेंट। लोगों से काम करवाने की कला को हम क्या कहते हैं दोस्तों? मैनेजमेंट। और ये जो कला होती है सबके बस की बात नहीं है, लोग काम करते हैं लेकिन काम करवा के लेना ये आर्ट है। काम करने के लिए तो 100 लोग हैं, पर 100 लोगों में एक बंदा होता है जो लोगों से काम करवाने की क्षमता रखता है, और वो कला सबके पास नहीं होती मेरे दोस्तों। तो मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज द आर्ट, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल, लोगों से काम करवाने की कला को हम क्या कहते हैं दोस्तों? मैनेजमेंट। लोगों से काम करवाने की कला को हम क्या कहते हैं? मैनेजमेंट। क्या कहते हैं दोस्तों? मैनेजमेंट। और ये डेफिनेशन किसने दिया है? मैरी पार्कर फैलेट। आप देख सकते हो डेफिनेशन, मैरी पार्कर फैलेट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो हमारा मेन क्वेश्चन है। सो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स, पहले जो मैनेजमेंट के एक्सपर्ट्स हैं जिनका नाम है हेनरी फेयोल, हम उनके 14 प्रिंसिपल सीखेंगे। 14 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फेयोल, 14 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फेयोल। 14 प्रिंसिपल है तो थोड़ा फास्ट सिखाना होगा बच्चों, थोड़ा आपको भी कोऑपरेट करना होगा, क्योंकि कैसा होता है कि अगर स्लो सिखाएंगे तो वीडियो ज्यादा लंबा खींचा जाएगा और फिर उतना मजा नहीं आएगा हमको सीखने में और सिखाने में भी। तो सबसे पहले हम सीखने जा रहे हैं, आज हमारा जो क्वेश्चन है, मेन क्वेश्चन, ये तो जो मैंने आगे बोला एक परिचय था, एक इंट्रोडक्शन था, उससे एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है स्टूडेंट्स। लेकिन अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो है मेन क्वेश्चन, दैट इज 14 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फेयोल। ये आपको जो एग्जाम में 10 मार्क्स के लिए आएगा तो कम से कम आपको 14 में से 10 प्रिंसिपल लिखने हैं, और अगर शॉर्ट नोट में आएगा तो आप सादा 7 प्रिंसिपल्स भी लिख सकते हो, कोई भी 7, 14 में से कोई भी 7 जो आपको सबसे अच्छे लगते हो। अच्छे मतलब वही लेंगे जो आपको आसानी से याद हो जाता है। चलिए तो बढ़ते हैं हम लोग। पहला है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। आप बोलेंगे सर 14 प्रिंसिपल कैसे याद होंगे? अगर आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, तो इन 14 प्रिंसिपल का मैंने कोडवर्ड दिया हुआ है यहाँ पे। डैड यू यूज रिस्को, ST दिख रहा है आपको? डैड, DAD, डैड 3 हो गया, यू 4 हो गया, यूज 3, 4 3 7 हो गया, रिस्को 4 और ST आपका रिस्को 5 और ST 2 7, 7 और 7 14 प्रिंसिपल हुए। ये कोडवर्ड याद रखिएगा, डैड यू यूज रिस्को ST। क्या है कोडवर्ड? डैड यू यूज रिस्को ST। क्या है कोडवर्ड? डैड यू यूज रिस्को ST। अंडरस्टूड एवरीवन? तो हम आगे बढ़ते हैं हेनरी फेयोल के 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों हेनरी फेयोल के 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। पहले मैं परिचय देता हूं, हेनरी फेयोल थे कौन? हेनरी फेयोल ये जो थे, इनको फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट कहा जाता है। आधुनिक व्यवस्थापन के पिता, जनक, फादर, वडील, पप्पा, मतलब जिन्होंने मॉडर्न मैनेजमेंट को लाया। हेनरी फेयोल एक फ्रेंच इंडस्ट्रियलिस्ट है, फ्रेंच जो फ्रांस से बिलोंग करते हैं। तो हेनरी फेयोल कौन थे मेरे दोस्तों? फ्रेंच इंडस्ट्रियलिस्ट। इंडस्ट्रीज म्हणजे उद्योगपति, इंडस्ट्रीज मतलब बच्चों उद्योगपति। तो हेनरी फेयोल ये जो थे एक फ्रेंच इंडस्ट्रियलिस्ट है। इन्होंने मैनेजमेंट के ऊपर एक किताब लिखी थी, उस किताब का नाम था दैट इज जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन। क्या नाम था दोस्तों? जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन, जो 1916 में पब्लिश हुई थी, 1916।
उन्होंने उस किताब में जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन, उस किताब में ये 14 प्रिंसिपल दिए और उन्हें कहा है कि जो भी मैनेजर्स हैं वर्ल्ड वाइड, पूरे विश्व के मैनेजर, खाली इंडिया या खाली फ्रांस या अमेरिका या चाइना नहीं मेरे दोस्तों, पूरे वर्ल्ड के, पूरे विश्व में जितने भी मैनेजर्स हैं उन्होंने इन सिद्धांतों को, इन प्रिंसिपल्स को अपने बिजनेस में मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल कर रहा है। और देखिए फिर आपका दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेगा बिजनेस। तो हेनरी फ्योल एक फ्रेंच इंडस्ट्रियलिस्ट थे मेरे दोस्तों। कौन थे हेनरी फ्योल? एक फ्रेंच इंडस्ट्रियलिस्ट। अगर आप देख सकते हो मेरे पीछे सब लिख के आ रहा है, यस और नो। उन्होंने 1916 में किताब लिखी जिसका नाम है इंडस्ट्रियल एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। क्या नाम है दोस्तों? इंडस्ट्रियल एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, जो कभी पब्लिश हुई थी 1916 में। और उस किताब में, इंडस्ट्रियल एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में, उन्होंने उस किताब में ये 14 प्रिंसिपल्स दिए थे। उनको फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट भी कहा जाता है। फादर मतलब पिता, जनक, एंड मैनेजमेंट ये व्यवस्थापन। तो ये था परिचय। और हेनरी फ्योल को भी आप देख सकते हो, आपके सामने है। तो यही है वो जनक, यही है फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, माननीय श्री हेनरी फ्योल। तो चलिए, तो आपको भी समझ में आ गया होगा। आप वैसे सिद्धांतों को फॉलो करना जरूरी होता है क्या? कुछ प्रिंसिपल्स म्हणजे तत्वे जिंदगी में प्रिंसिपल, सिद्धांत, उच्च विचारधारा होना बहुत जरूरी थी दोस्तों। अब ये प्रिंसिपल 1916 में लिखा था, अभी 2020 चल रहा है सर, तो क्या जरूरी है? देखिए आज हम कितने भी आधुनिक हो गए, पर आज भी अगर हम घर खरीदते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, तो मुहूर्त देखते हैं हम लोग कि भाई मुहूर्त सही है नहीं, राहु काल है, अमावस्या है, क्या है। हालांकि ये सभी चीजें हमारे पूर्वजों के टाइम में ज्यादा देखा जाता था, बराबर है कि नहीं? यस और नो। लेकिन आज हम वो चीजें फॉलो कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उसका इंपैक्ट होता होगा, कहीं ना कहीं उसका असर होता होगा, बुरा असर होता होगा, यस और नो। तो वैसे भले 1916 में 14 प्रिंसिपल दिए गए मेरे दोस्तों, लेकिन आज भी ये प्रिंसिपल्स यूनिवर्सली, जागतिक रूप से, वैश्विक रूप से क्या है, अप्लीकेबल है। पूरे वर्ल्ड में लोग इसको मानते हैं, पूरे वर्ल्ड के मैनेजर्स को फॉलो करते हैं इन प्रिंसिपल्स को। तो थोड़ा सा मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। हेनरी फ्योल, अ फ्रेंच इंडस्ट्रियलिस्ट, is the father of modern management. Yes or no? In 1916 he wrote a book जिसका नाम था General and Industrial Administration, which was published in 1960. And in that book he gave the 14 principles of management, and these principles are universally accepted even today. आज भी इन principles को लोग follow करते हैं। According to Fayol, all managers must follow these principles. तो आप देख सकते हो जो चीजें लिखी हैं फ्योल है और यहाँ पे मैटर है, यस और नो, ठीक है। तो ये हमने थोड़ा सा देखा, तो हेनरी फ्योल का फोटो, काफी जवान, दाढ़ी रख रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पहला प्रिंसिपल की तरफ हम बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, डिवीजन ऑफ वर्क। आप देख सकते हो यहाँ पे स्टूडेंट, डिवीजन का मतलब होता है विभाजन, किसी भी चीज को बांटना, उसको कहते हैं डिवीजन। वर्क, काम को बांटना। अब सर काम को बांटना मतलब क्या होता है? देखिए हमारे संस्था में, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे काम होते हैं। देयर आर नंबर ऑफ वर्क्स विच आर टू बी परफॉर्म विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। हमारे संस्था में बहुत सारे काम होते हैं जो हमें करने हैं। तो हमको क्या करना है, उन कामों को इंडिविजुअल्स में, जो सुपीरियर्स है, सबऑर्डिनेट्स है, उससे नीचे के लोग हैं, सब में उस काम को क्या कर दीजिए, बांट दीजिए, अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी, अकॉर्डिंग टू देयर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपीरियंस, उनके शैक्षणिक पात्रता के अनुसार, उनके तजुर्बे के अनुसार, यस और नो, कि भाई ये काम आप करोगे, ये काम आप करोगे, ये काम आप करोगे, ये काम आप करोगे। इससे क्या होगा, जब हम काम को बांट देते हैं दोस्तों, तो हमारी कार्य क्षमता बढ़ती है। एक ही काम करते करते लोग उसमें स्पेशलाइज होते हैं। स्पेशलाइज म्हणजे विशेषज्ञ हो जाते हैं। और जब हम जो किसी काम में स्पेशलाइज होते हैं, तो वो काम करने की हमारी कार्य क्षमता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जब कार्य क्षमता बढ़ेगी दोस्तों, तो उत्पादन क्षमता भी क्या होती है, बढ़ती है, जिससे आपके कंपनी का मुनाफा, प्रॉफिटेबिलिटी, यस और नो, ये भी बढ़ता है।
तो काम को क्या कर दीजिए, बांट दीजिए इंडिविजुअल्स में, डिपार्टमेंट्स में, बराबर है। अपने ऊपर सभी जिम्मेदारी मत लीजिए। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल बैंक में जाते हो, तो बैंक में जब एक नया कैशियर लगता है, तो कैशियर नया बैंक में जब कैशियर पहली बार जब जाता है, कैश काउंटर पर बैठता है, बेचारा बहुत परेशान होता है, नोट गिनते गिनते लेना है देना है। पर कुछ महीनों के बाद, कुछ साल के बाद देखो आपकी तरफ देखकर नोट गिनते रहता है। अब बोलते हैं यार गलती हो जाएगी, नहीं होगी उससे गलती, क्योंकि इतने सालों से वो एक ही काम कर रहा है, कैश काउंट कर रहा है, दे रहा है और कैश काउंट करके ले रहा है। अब वही काम करते 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 वो उसमें क्या हो गया, स्पेशलाइज हो गया, निपुण हो गया, कुशल हो गया है, यस और नो। तो अब उसका स्पेशलाइजेशन की वजह से एफिशिएंसी बढ़ गया, एफिशिएंसी की वजह से उसका प्रोडक्टिविटी बढ़ गया, प्रोडक्टिविटी की वजह से यहां पे कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी भी क्या हो गया, बढ़ गया। इसीलिए एक काम एक ही इंसान को देने का, यस और नो, तो आपके सामने लिखा हुआ है, द फुल वर्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी डिवाइडेड अमंग द इंडिविजुअल्स एंड डिपार्टमेंट। जो भी इंडिविजुअल्स है, डिपार्टमेंट्स है, उनमें वो काम को क्या कर दीजिए, बांट दीजिए। डिवीजन ऑफ वर्क क्या लाता है, स्पेशलाइजेशन, कुशल बनाता है इंसान को। स्पेशलाइजेशन से क्या होती है दोस्तों, हमारी एफिशिएंसी बढ़ती है, कार्य क्षमता बढ़ती है, काम करने की क्षमता बढ़ती है, कार्य क्षमता, एफिशिएंसी बढ़ने से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, उत्पादन क्षमता बढ़ती है, उत्पादन क्षमता बढ़ने से हमारे कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी क्या होता है, बढ़ता है। इसलिए डिवीजन ऑफ वर्क, काम को बांटना है। आप देख सकते हैं इस फिगर्स में, इस चित्र में देख सकते हो कि 4 लोगों के सामने एक छोटा सा रोटी रखा है, काम है। तो इन काम को हमने लोगों में, इंडिविजुअल्स में क्या कर देना है, बांट देना है। तो इससे हमारी स्पेशलाइजेशन आएगा, एफिशिएंसी बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा। अब बोले सर मतलब काम को बांट देने का अलग लोगों में, बिल्कुल ठीक है। अब वैसे समझ में नहीं आई ये बात, डिवीजन ऑफ वर्क क्या होता है, काम को बांटना क्या होता है। आप सभी लोग रेस्टोरेंट तो गए ही होंगे, खाना खाने गए होंगे, पार्टीज में गए होंगे, हाँ या ना। देखो बच्चा हंस रहा है, बोलता है सर पार्टी देंगे क्या आज। अब रेस्टोरेंट दिखा रहे, नहीं मेरे दोस्तों लॉकडाउन है तो फिलहाल कोई पार्टी नहीं होगी। ठीक है, रेस्टोरेंट दिख रहा है हमारे सामने। रेस्टोरेंट में आप जाते हो तो आपने देखा होगा एक व्यक्ति आता है आपके पास ऑर्डर लेने के लिए, क्या खाएंगे आप, क्या चाहिए, आपका ऑर्डर है। तो ऑर्डर लेने वाला व्यक्ति अलग होता है, फिर खाना लेकर आने वाला व्यक्ति आप देख सकते हो स्क्रीन पर अलग होता है। तो ऑर्डर लेने वाला अलग, खाना लाने वाला अलग, फिर आप देख सकते हो खाना बनाने वाला अलग होता है, और आप जब पेमेंट करो तो बिल काउंटर क्या है, अलग है। तो आपने देखा एक रेस्टोरेंट में खाना बनाने वाला अलग है, खाना लाने वाला अलग है, ऑर्डर लेने वाला अलग है, पैसा लेने वाला अलग है। तो ये क्या है, डिवीजन ऑफ वर्क का एग्जांपल है। काम को बांट दिया गया है लोगों के बीच, इसीलिए तो स्पेशलाइजेशन होता है ना फ्रेंड्स, बराबर है क्या नहीं, यस और। इससे तो उनकी एफिशिएंसी ज्यादा है ना, इसलिए होटल में आप खाना खाने तो आपको 15-20 मिनट ही ज्यादा टाइम लगता है, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगता। फिर अगर आप देखो सर्विस सेंटर में आप देख सकते हो गाड़ी, यहाँ पे जो गाड़ी रिपेयरिंग कर रहे हैं काम एक अलग व्यक्ति करता है, वॉशिंग का काम एक अलग करता है। इससे क्या होता है, जैसे आप गाड़ी सर्विस सेंटर में देते हो तो आपको एक दिन में ही गाड़ी सर्विस करके मिल जाती है। क्यों, क्योंकि वहां पे स्पेशलाइज लोग हैं, हर एक का काम निर्धारित है, उसको जो काम दिया वो वही काम करेगा, वो दूसरों के फटे में टांग नहीं डालेगा, दूसरों के काम में हाथ नहीं डालेगा। ये बात ध्यान देना। तो ये था डिवीजन ऑफ वर्क। तो ये था हमारा फर्स्ट। सेकेंड आता है हमारा अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी का मतलब होता है पावर, ताकत, और रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है ड्यूटी। सुन देखो, ये एक सिक्के के दो पहलू हैं, अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, दे आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। अगर आप किसी को सिक्का दे रहे हो तो उस पर एक छापा है, एक काटा, एक हेड है और एक टेल है। तो अगर आप किसी को सिक्का देते हो, बराबर है ना, तो छापा काटा एक साथ जाता है या सिर्फ छापा और सिर्फ काटा जाता है, दोनों जाता है ना। तो अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी भी वैसे ही है, एक सिक्के के दो पहलू, दे आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। अगर आप किसी को अथॉरिटी दे रहे हो तो उसको उस चीज की क्या दो, रेस्पॉन्सिबिलिटी भी दो। भाई तेरे को मैंने ये काम करने का अधिकार दिया, पावर दिया, अगर ये काम होगा नहीं होगा इसके लिए जिम्मेदार तू रहेगा, तो उस काम को सही तरीके से करेगा। तो अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी मस्ट गो हैंड इन हैंड। जैसे हमारे गाड़ी के पहिए होते हैं मेरे दोस्तों, चाहे वो 2 व्हीलर हो चाहे वो 4 व्हीलर, वो एक साथ चलते हैं, आगे पीछे नहीं चलते।
अगर आगे पीछे चले, एक पहिया आगे की तरफ और एक पहिया पीछे की तरफ, तो समझ सकते हो क्या हो सकता है, दुर्घटना हो सकती है मेरे दोस्तों। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी एक ही साथ जाना चाहिए। अगर आप किसी को अथॉरिटी ज्यादा देते हो, पावर ज्यादा देते हो और उसकी ड्यूटी क्या रखते हो, कम, तो उस पावर को क्या करेगा, मिसयूज करेगा दोस्तों, उसका गलत इस्तेमाल करेगा। और अगर किसी को पावर कम दे रहे हो, ताकत कम दे रहे हो, अधिकार कम दे रहे हो और जिम्मेदारी ज्यादा दे रहे हो, है ना, रेस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा दे रहे हो, तो वहां पे वो आदमी फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है। दोस्तों मैंने आपको दिए 10 रुपए और बोल रहा हूं जाओ 100 रुपए का काम करके आओ, तो आप फ्रस्ट्रेशन में आओगे, बोलेगे अब मैं कहां से लाऊं 90, मैं कैसे ये काम करूं। इसलिए अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी बराबर पे होना चाहिए, जितना अथॉरिटी उतना ही रेस्पॉन्सिबिलिटी। और आप जिसको अथॉरिटी देते हो, आप जिसको पावर देते हो, आप उसको जिम्मेदार भी उसी को ठहराना है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो वो उसको मिसयूज करेगा। तो अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी हम देखते हैं दोस्तों, तो आपके सामने लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू फेल देयर शुड बी बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी शुड बी इक्वल टू रेस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी किसके बराबर होनी चाहिए मेरे दोस्तों, रेस्पॉन्सिबिलिटी के बराबर होनी चाहिए, दोनों एक बराबर चलने चाहिए। यस और इफ अथॉरिटी इज मोर देन रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो सामने वाला जो सबऑर्डिनेट होता है, सबऑर्डिनेट मतलब हमारा एम्प्लॉय और सुपीरियर बोलते हो बॉस, ऐसा और नो। तो अगर आप अपने सबऑर्डिनेट को, अपने एम्प्लॉय को पावर ज्यादा दोगे तो उसको मिसयूज करता है ना, ऐसा और नो। तो दोनों को बराबरी पे दो, तो अथॉरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा नहीं और ना ही उससे वो कम होनी चाहिए, दोनों बराबर होनी चाहिए। तो आपके सामने देख सकते हो कि भाई सबका एरो देखो एक ही की तरफ आ रहा है, अथॉरिटी भी दे रहा है और रेस्पॉन्सिबिलिटी भी उसी की तरफ आ रहा है, सब तो इक्वल है, सबको बराबर पे दिया हुआ है, अथॉरिटी भी और रेस्पॉन्सिबिलिटी भी, यस और नो। और एक चित्र आपके सामने है, तो देखिए यहाँ पे एक व्यक्ति है जो बूढ़ा इंसान काम कर रहा है, रोड पे पट्टा मार रहा है व्हाइट, तो दूसरा व्यक्ति भाई मेरे को ये काम दो, मैं ये काम करता हूं, है ना, मुझे ये डेलीगेट कीजिए, अथॉरिटी ट्रांसफर कीजिए, तो वो व्यक्ति उसको काम देगा। लेकिन याद रखना, अगर आप किसी को अपना काम किसी और को दे रहे हो तो उस काम की जिम्मेदारी भी उस पर ही डालना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन का मतलब होता है शिस्त, नियमबद्ध होना चाहिए इंसान ने। डिसिप्लिन का मतलब होता है दैट इज रेस्पेक्ट फॉर रूल्स एंड रेगुलेशन, नियम का सम्मान होना चाहिए, कानून का सम्मान होना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर का सम्मान होना चाहिए, इसी को कहते हैं डिसिप्लिन। देखिए आप जो हमारे मिलिट्री वाले बहुत डिसिप्लिन होते हैं, सुबह 3 बजे उठना, फिर उनका वर्कआउट करना, ये बहुत डिसिप्लिन होते हैं, बराबर है क्या नहीं, यस और नो। इसलिए मिलिट्री वालों को लोग ज्यादा रेस्पेक्ट भी देते हैं, सो डिसिप्लिन है वो स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस को क्या करते हैं स्टूडेंट्स, फॉलो करते हैं। जो रूल के बाहर का काम वो करेंगे नहीं, कुछ भी हो जाए। तो डिसिप्लिन होना ही चाहिए। जैसे हम भी कहते हैं कि जितना शिस्त नहीं तितना शिक्षण नहीं। जिस एजुकेशन डिपार्टमेंट में या जिस एजुकेशन जैसे स्कूल है या कॉलेज है या क्लासेस भी अगर है, अगर वहां पे डिसिप्लिन नहीं मेरे दोस्तों, तो वहां पे शिक्षण नहीं दिया जा सकता। बच्चे टाइम पे नहीं आते, जिसके मर्जी में आ रहा है, जब आ रहा है जा रहा है, मोबाइल बंद नहीं कर रहा, अच्छा मोबाइल चैटिंग कर रहा है, लेक्चर चालू है, वो क्या शिक्षण लेगा और वो संस्था का क्या विकास होगा, आप बताइए मुझे, कुछ नहीं हो सकता। तो डिसिप्लिन मीन्स डिसिप्लिन इज नथिंग बट द रेस्पेक्ट फॉर रूल्स एंड रेगुलेशन, बराबर है क्या नहीं। डिसिप्लिन 2 प्रकार के होते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन एंड एनफोर्स्ड डिसिप्लिन। सेल्फ, जैसे आज भी मेरे बड़े जो गुरुजन मिलते हैं, जैसे मुझे रास्ते मिलते हैं मैं उनके पैर छूता हूं दोस्तों, ये सेल्फ डिसिप्लिन है। हमारे बड़े बुजुर्ग को इज्जत करना, हमारे माँ बाप की इज्जत करना, हमारे गुरुजन की इज्जत करना, ये हमारा सेल्फ डिसिप्लिन है। आप जब क्लासरूम में जाते हो, टीचर एंटर करता है तो आपने गुड मॉर्निंग बोलना बहुत जरूरी है, ये सेल्फ डिसिप्लिन है। लेक्चर्स पे टाइम पे पहुंचना, 7 बजे का लेक्चर 7 बजे 5 मिनट पहले पहुंचो, ये सेल्फ डिसिप्लिन है। लेकिन कुछ बच्चों में ये चीज नहीं होती है, तो उनको सिखानी पड़ती है, एनफोर्स करनी पड़ती है। कुछ बच्चों को बोलते हैं टाइम पे, फिर भी लेट है, तुम पे फाइन लगाया जाता है, पेनल्टीज लगाई जाती है, जाओ घर पे, आज हम तुमको लेक्चर में नहीं बिठाएंगे, बराबर है क्या नहीं, यस और नो। तो डिसिप्लिन जो होता है वो ओबे होना ही चाहिए। कोई भी संस्था जहां डिसिप्लिन नहीं है दोस्तों, वो कोलैप्स हो जाती है, वो ध्वस्त हो जाती है, वो गिर जाती है। डिसिप्लिन
बहुत जरूरी है। तो डिसिप्लिन क्या होता है? डिसिप्लिन मीन्स आप देख सकते हो रेस्पेक्ट फॉर रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। डिसिप्लिन में भी सेल्फ डिसिप्लिन और इट में बी एनफोर्स डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन तो खुद के अंदर होता ही है, एनफोर्स डिसिप्लिन जो हमको सिखाना पड़ता है। जब किसी के अंदर क्या नहीं होता? सेल्फ डिसिप्लिन नहीं होता है। जब हमारी सरकार कह रही कि कोई घर से ना निकले, बाइक पे ना घूमे, फिर भी लोग क्या है, कुछ लोग सेल्फ क्वारंटाइन घर पे बैठे हुए, सेल्फ डिसिप्लिन नहीं, बोला है तो घर पे ही रहना, मोदी जी ने बोला है घर पे रहना, पर कुछ लोग होते हैं कुछ नहीं होता घूमते हैं, तो एनफोर्स उनको सिखाना पड़ता है, तो वहां पर उन पर कानूनी कार्रवाई की जाती है। वो मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप सब जानते हो कि किस तरीके से उनको सबक सिखाया जाता है। इसलिए कहा जाता है स्वयं कि सेल्फ डिसिप्लिन सबसे बेस्ट है। कोई हमको कोई चीज सिखाए, इससे अच्छा हमको वो चीज पता होनी चाहिए। तो सेल्फ डिसिप्लिन का एग्जांपल देखते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट। ये जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है मतलब दैट इज रेस्पेक्ट फॉर रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो सेल्फ डिसिप्लिन में आप देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ बच्चे हैं जो लाइन से जाते हैं, लाइन से जाते हैं, लाइन से आते हैं, उनको से एक ही बार बोला जाता है कि आप आओगे भी लाइन से और जाओगे भी लाइन से। सेल्फ डिसिप्लिन है। फिर आप देखते हो बाजू में राउंड द टेबल मीटिंग चल रही, देखो सोशल डिस्टेंसिंग का कैसे ही यहाँ पे नियम का फॉलो किया जा रहा है, कोई बताने के लिए नहीं है, पर सेल्फ डिसिप्लिन नहीं भाई, कहा गया है भाई एक कोरोना वायरस आया है यहाँ पे, तो हमने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, तो यहाँ मीटिंग चल रही है, बैठक चल रही है, तो सबने प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करके रखा हुआ है, तो ये सेल्फ डिसिप्लिन है। लेकिन जब हमारे लोगों में सेल्फ डिसिप्लिन नहीं होता दोस्तों, तो एनफोर्स किया जाता है, उनको सिखाया जाता है, सिखाना पड़ता है। कैसे सिखाना पड़ता है आप देख सकते हो, देखिए कैसे इसको डांट रहा है और कैसे टीचर इसकी सुताई कर रही, धुलाई कर रही है, हाँ या ना। लेकिन आजकल ऐसा नहीं चलता सर, क्योंकि एनफोर्स किसी को बुरा लग सकता है। ठीक है, चलो अगले हम पावर पॉइंट पे प्रेजेंटेशन देख रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो पहले राउंड में एक व्यक्ति कुछ तो फेंक रहा है, एक्चुअली फेंक क्या रहा है? कचरा। हम देखते हैं विदेशों में, हमारे इंडिया में तो छोड़ दो, सिर्फ हमारे इंडिया में तो कुछ इतना कानून इतना सख्त है नहीं, पर विदेशों में ये लिटरली ऐसा बोर्ड लगा हुआ था कि भाई यहाँ कचरा नहीं फेंकना है, ठीक है। और बाजू में आप देख रहे हैं बाइक अपने क्रॉस है। विदेशों में जो हाईवे, जैसे हमारे मुंबई में भी जो एक्सप्रेस हाईवे, मुंबई पुणे जो एक्सप्रेस हाईवे, वहां पे टू व्हीलर अलाउड नहीं है, तो रास्ते पे कचरा फेंकना ये भी एक अपराध है, ये लॉ एंड ऑर्डर है, और एक्सप्रेस हाईवे बाइक चलना भी गलत है। तो अगर कोई कचरा फेंक रहा है तो विदेशों में, हमारे इंडिया में भी फाइन है, कहीं 100 रुपए, कहीं 5,000 है, कहीं 10,000 है, अभी तो कहीं आप ऐसी थूकोगे तो 15,000 फाइन है, मैं सुन रहा हूँ। ऐसा जरूरी है स्वयं, क्योंकि ये सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, तो आपको एनफोर्स करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो, अगर आप यहाँ पे रोड पे कहीं भी कचरा फेंकोगे तो विदेशों में कितना रुपए फाइन है? $1,000 फाइन। अगर $1,000 इंडिया में कन्वर्ट करें, $1,000 का वैल्यू करें, 70 रुपए भी अगर $1 का कीमत है, तो $1,000 मल्टीप्लाई बाय 70 रुपए करो, कितने हो जाते हैं दोस्तों? 70,000 रुपए सिर्फ कचरा फेंकने के लिए। जरूरी है स्वयं, तभी तो हमारे यहाँ स्वच्छता अभियान जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने बोला कि भाई स्वच्छ भारत अभियान, तभी तो संपन्न होगा, तभी तो साकार होगा सपना। फिर आप देखते हो कि जो बाइक के ऊपर क्रॉस किया हुआ है कि एक्सप्रेस हाईवे पे बाइक्स अलाउड नहीं, ऐसा चित्र आपको कभी कभी दिखेगा, फिर भी लोग जाते हैं, बोले कायना हो, कुछ नहीं होता। तो वहां पे आप देखते हो कि ट्रैफिक पुलिस आपको रुकाएगा, और आप जानते हो फाइन तो फाइन, कभी कभी आपको फ्री में लंच ब्रेक, हॉलिडे का भी आपको लुत्फ मिल सकता है, जहां पे रहने की फ्री सुविधा, खाने की फ्री सुविधा है ना, और फ्री आपको सिक्योरिटी मिलेगी, यानी कि जेल। समझ में आई मेरे दोस्तों? तो जब तक आप फाइन या पेनाल्टीज नहीं लगाओगे तब तक लोगों को वो समझ में नहीं आता। तो आप चुनाव कीजिए कि आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए या आपके अंदर एनफोर्स डिसिप्लिन होना चाहिए। भाई मैं तो सेल्फ डिसिप्लिन को फेवर करता हूं, लेकिन बाकी आपका आप जाने। चलिए हम चौथे फीचर की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी मतलब एक एक एक, ऐसा नो, कमांड, कमांड का मतलब होता है स्वयं नेतृत्व करना। जैसे सेना कितनी भी बड़ी हो दोस्तों, सेनापति एक ही होता है। क्यों? नेतृत्व करने वाला एक ही व्यक्ति होना चाहिए, यूनिटी ऑफ कमांड। मुझे पता है कि मुझे इसी व्यक्ति से आदेश लेना है और मुझे इसी को रिपोर्टिंग करना है, एक ही बॉस होना चाहिए। भले कितने भी सबऑर्डिनेट्स है, कितने भी एम्प्लॉय है, पर जो सुपीरियर है, वो बॉस है, वो कितना होना चाहिए दोस्तों? सिर्फ एक ही होना चाहिए। सिर्फ कितना होना चाहिए? एक। यूनिटी ऑफ
कमांड, नेतृत्व करना, कमांडर जैसे, यस और नो। जैसे आपने बाहुबली पिक्चर देखी होगी, उसमें बहुत सारे कैरेक्टर आपने देखे रहेंगे, पर सेनापति एक ही जिसका नाम जानते हो आप, क्या कटप्पा, देखा रहेगा आपने, यस और नो। तो वही चीजें, नेतृत्व करने वाला व्यक्ति एक ही होना चाहिए, बॉस एक ही होना चाहिए, बराबर है क्या नहीं। लोग कहते हैं टू मेनी कुक स्पॉइल द सूप। सूप तो हमारे यहाँ कॉमन अभी पीते हैं लोग। जैसे चाय एक सामान्य चीज है जो हमारे घर में बनाई जाती है। हर किसी को भाई चाय कैसे बनाई जाती है कोई भी आपको बताएगा, लेकिन जब 10 लोग मिलते हैं और चाय बनाए तो वो दिमाग 10 देंगे, तो कोई भी अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। और जो चाय एक सादी चीज होती है जो कोई भी आसानी से बना सकता है, वो भी नहीं बना पाएगा। 10 दिमाग आता है ना दोस्तों, बराबर है। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो ये 10 दोस्त पढ़े मिल गए, अरे ऐसा पढ़िए, ऐसा पढ़, समझ में नहीं आता कैसे पढ़ने का, बराबर है कि नहीं, यस और नो। आप बैठे हो, एक क्लास का नोट्स फॉलो करो। क्या करते कुछ बच्चे मैं देखता हूं, इस क्लास का नोट्स, इस क्लास का नोट्स, इस क्लास का नोट्स, इस क्लास का नोट्स, कंफ्यूज हो जाते हैं, बराबर है कि नहीं। कम एक ही रखो, नेतृत्व एक पे भरोसा रखो सर, बराबर है कि नहीं, यस और नो। तो यूनिटी ऑफ कमांड, कमांड मतलब एक ही बॉस होना चाहिए। सबऑर्डिनेट्स कितने भी रहे, एम्प्लॉयज कितने भी रहे मेरे दोस्तों, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल, सबऑर्डिनेट म्हणजे कौन, एम्प्लॉय, मस्ट हैव ओनली वन सुपीरियर, एक ही सुपीरियर होना चाहिए, एक ही बॉस होना चाहिए। उसको उसी से क्या मिलना चाहिए, ऑर्डर, और उसने उसी को रिपोर्ट करना है, उसी सुपीरियर को। जैसे मैंने अगर आपको बोला जाओ ये काम करके आओ, तो आप वो काम हुआ या नहीं हुआ आप मुझे ही बताओगे। आप बोले नहीं मैंने वो मैडम को बता दिया, मैंने उनको बता, नहीं मैंने बोला है अगर कोई काम आपको करने के लिए, तो आपने उस काम का जो भी है, हुआ नहीं हुआ जो भी है, रिपोर्टिंग फॉलो आप मुझे ही करोगे। तो उसी को कहते हैं हम यूनिटी ऑफ कमांड। क्या कहते हैं दोस्तों, यूनिटी ऑफ कमांड। आपके सामने देख सकते हो, तो कितने भी सबऑर्डिनेट्स हैं और उनका सुपीरियर, उनका बॉस एक ही होना चाहिए, क्योंकि मैंने बताया टू मेनी कुक स्पॉइल द सूप। जब 10 दिमाग मिलते हैं तो एक चीज जो आसानी से बनाई जा सकती है वो भी बना नहीं पाते, बराबर। कोई बोलता है ऐसा, कोई बोलता है वैसा, यस और नो। और इसमें एम्प्लॉयज क्या करते हैं, मिसयूज करते हैं। जैसे हमारे घर में मम्मी और डैडी में झगड़ा कब होता है, बच्चे उसका फायदा उठाते हैं। मम्मी बोलती मेरा सुनने का, डैडी बोलते मेरा सुनना। बच्चा क्या करता है, किसका सुने, मम्मी का सुने तो डैडी भड़क जाते, डैडी का सुने तो मम्मी भड़क जाती, तो वो दोनों का फायदा उठाता है वहां पे। मम्मी को बिना बताए डैडी को बोलता नहीं, मम्मी ने बोला, मम्मी को बोलता है डैडी ने बोला, और ऐसे दोनों को क्या करता है, घुमाते रहता है और अपनी जिंदगी में आनंद से जीता रहता है। पर जब उसको माने नहीं, घर में मम्मी को ही जवाब देना है, लेट गया मम्मी को ही बोलना है, जल्दी गया मम्मी को ही बोलना है, पैसा चाहिए मम्मी से लेना है, कुछ भी है, तो वहां पे वो मिसयूज नहीं करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। 5वां हमारा प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब होता है मेरे दोस्त दिशा देने वाला भी एक ही होना चाहिए, डायरेक्ट करने वाला भी एक ही व्यक्ति होना चाहिए, बराबर है क्या नहीं, यस और नो। तो डायरेक्शन में क्या होता है, सॉरी मैंने पिछले लेक्चर में यूनिटी ऑफ कमांड में, कमांड का मतलब क्या होता है, जो कमांडेड होता है, यस और डायरेक्शन मतलब नेतृत्व करने वाला। थोड़ा सा वो आगे पीछे हो गया है, ठीक है कोई बात नहीं। चलिए यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। सो डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम करते हैं, हमारे यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग काम करते हैं, पर सभी का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। मतलब सभी लोगों का जो ऑब्जेक्टिव है बराबर एक ही होना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया मार्केटिंग में बहुत सारे काम होते हैं, एडवर्टाइजमेंट है, सेल्स प्रमोशन है, प्राइसिंग पॉलिसी है, लेकिन ये एक ही है जिसको हम बोलते हैं दैट इज मार्केटिंग मैनेजर। प्रोडक्शन का भी जो भी काम है कौन देखेगा, प्रोडक्शन मैनेजर, तो उसको हम बोलते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डायरेक्शन देने वाला एक ही है, सेनापति जैसे मैंने बताया कमांडर, वैसे यहाँ पे वो भी सेम चीज है। चलिए सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, सबऑर्डिनेशन ऑफ जनरल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे मतभेद होता है कभी कभी, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव एंड जनरल ऑब्जेक्टिव, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव एंड जनरल ऑब्जेक्टिव। जैसे कि वैयक्तिक फायदा और संस्था का फायदा, ये दो चीजें होती है जहां पे डिस्प्यूट होते हैं स्टूडेंट्स। पर मैं हमेशा बोलता हूं कि यहाँ पे इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव को इग्नोर करना चाहिए और ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को ध्यान देना चाहिए। मतलब अगर कभी किसी संस्था में इंडिविजुअल इंटरेस्ट, वैयक्तिक हेतु और संस्था का हेतु, ऑब्जेक्टिव, दोनों में अगर क्लैश होता है, तो वहां पे हमने कोई भी किससे सपोर्ट करना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट को। किसको सपोर्ट करना चाहिए स्टूडेंट्स, ऑर्गेनाइजेशन
किसको? ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट को। अंडरस्टूड है क्या? क्योंकि संस्था बड़ा होता है, कोई व्यक्ति बड़ा नहीं होता। देश बड़ा होता है, लोग बड़े नहीं होते। देश की तरफ चाहिए, देशभक्ति होनी चाहिए, व्यक्ति के प्रति आपकी जो भक्ति वो होनी नहीं चाहिए। तो देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि ये पहला चित्र में देख रहे हैं इंडिविजुअल इंटरेस्ट है इसका, ये अकेले का गोल दिख रहा है, नहीं स्वयं अकेले मत बढ़ो, सबको लेकर साथ बढ़ो, तो ऑर्गेनाइजेशन गोल। और सेकंड व्यू में देख रहे हैं कि सब लोग मेहनत कर रहे हैं सिर्फ एक ही गोल को क्या करने के लिए? हासिल करने के लिए। तो आप देख सकते हो एक जगह इंडिविजुअल इंटरेस्ट है और एक जगह है जनरल इंटरेस्ट। तो आप किसकी तरफ जाओगे दोस्तों? जनरल इंटरेस्ट। देखो जहां पे एक व्यक्ति और जहां पे 5 व्यक्ति है, एक व्यक्ति बोल रहा है और 5 व्यक्ति बोल रहा है, तो आप किसकी बात मानोगे? जो एक व्यक्ति बोल रहा है वो, या जो 5 व्यक्ति बोल रहे हैं वो? ऑब्वियसली जो 5 लोग बोल रहे हैं वो माना जाएगा ना दोस्त। इसको कहते हैं इंडिविजुअल इंटरेस्ट से आप कहां जाओगे? जनरल इंटरेस्ट की तरफ। इक्विटी, इक्विटी तो आप सबको पता है फ्रेंड्स। इक्विटी का मतलब होता है काइंडनेस एंड जस्टिस, उदारता और न्याय। हमेशा याद रखो, एक न्यायाधीश के बारे में सोचो, एक आपका जज जो होता है उसके बारे में सोचो। उसके सामने अगर उसका बेटा भी अगर आ जाता है अगर गुनहगार बन के, तो भी वो क्या करेगा फ्रेंड्स? न्याय की नजर से देखेगा, सही और गलत की नजर से देखेगा, ना कि वो मेरा बेटा है ये सोचेगा। तो इक्विटी का मतलब क्या होता है? जब आप अपने एम्प्लॉयज के साथ डील करते हो, आप जब अपने एम्प्लॉय के साथ डील करते हो तो आप इक्विटी में डील करो। छोटा है, बड़ा है, स्त्री है, पुरुष है, नया है, पुराना है, बराबर है क्या नहीं? यस और नो। इस कास्ट का है, इस रिलीजन का है, गोरा है, काला है, हिंदी है, मराठी है, गुजराती है, पंजाबी है, इस आधार पर कभी आप काम करना नहीं। इक्विटी, काइंडनेस एंड जस्टिस। काइंडनेस मतलब हर व्यक्ति के प्रति आपकी क्या होनी चाहिए? उदारता होनी चाहिए। और जस्टिस मतलब न्याय, सही और गलत ये आपको समझ में आना चाहिए और आपने हमेशा वही करना चाहिए। तो इक्विटी का हम देख सकते हैं। इक्विटी का फायदा क्या होता है दोस्तों? अगर आप ये चीजें फायदा इक्विटी और जस्टिस फॉलो करोगे तो लोग आपके प्रति ईमानदार रहेंगे, लोग आपको मानेंगे नहीं, जो बोलते हैं वो करते हैं। बोलते हैं ये मर्द की जबान होती है, बराबर है क्या नहीं? वैसा है। तो अभी आप देख सकते हो आपके सामने सीन है, इक्वालिटी क्या होती है और इक्विटी क्या होती है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो पुरुष है उसको थोड़ा ऊंचा ओहदा दिया है और जो महिला है उसको थोड़ा सा निचला ओहदा दिया है। ऐसा नहीं होना चाहिए, इक्विटी नहीं है। इक्विटी देखो यहाँ पे है, खुद का बॉक्स उठा के उसने उस बच्चे को दिया जो वहां से खड़े होकर मैच नहीं देख पाता था। उसकी हाइट ऊंची है, वो देख सकता है खड़े होकर, पर वो जो छोटा बच्चा पहले चित्र में देख रहे हो उसकी हाइट नहीं है, तो उसने अपना बॉक्स उठा के उसको दे दिया। इसको कहते हैं इक्विटी, उदारता, काइंडनेस, जस्टिस। तो ये था हमारा 7 फीचर्स, 7 प्रिंसिपल। ठीक है, तो दोस्तों हम रिवाइज करते हैं। सबसे पहले ये जो प्रिंसिपल है, देखो मैंने कोटेड था, डैड यू यूज रिक्वेस्ट, तो डैड से डी से डिवीजन ऑफ वर्क, काम को बांटो, एम्प्लॉयज में, डिपार्टमेंट्स में। काम करने से स्पेशलाइजेशन आता है, स्पेशलाइजेशन से क्या होता है मेरे दोस्तों? एफिशिएंसी बढ़ती है, उत्पादन क्षमता बढ़ती है, फायदा बढ़ता है। फिर उसके अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, दोनों साथ साथ में रहना चाहिए। ना अथॉरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए, ना रेस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप अथॉरिटी ज्यादा दे रहे हो और रेस्पॉन्सिबिलिटी कम, तो सामने बंदा उसको मिसयूज करेगा। और अगर आप अथॉरिटी कम दे रहे हो और रेस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा, तो फ्रस्ट्रेशन में आ जाएगा। फिर आता है हमारा डिसिप्लिन, रेस्पेक्ट फॉर रूल्स एंड रेगुलेशन, सेल्फ डिसिप्लिन यानी एनफोर्स डिसिप्लिन। यस और नो? तो सेल्फ डिसिप्लिन इज द बेस्ट डिसिप्लिन। बट अगर किसी के अंदर सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है तो उसको सिखाना पड़ता है, तो उसको हम कहते हैं एनफोर्स डिसिप्लिन बाय फाइन्स, पेनाल्टीज। यस और नो? एम्प्लॉय बार बार काम पे लेट आता है, उसको घर पे भेजो, एक बार भेजो, 2 बार, बार बार अगली बार टाइम पे आएगा, जरूरी है स्टूडेंट्स, बराबर है क्या नहीं? यस और नो? फिर आता है यूनिटी ऑफ कमांड, है ना? एक ही बॉस होना चाहिए, एक ही सुपीरियर होना चाहिए। यस और नो? उसका यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन देने वाला, दिशा देने वाला एक ही व्यक्ति होना चाहिए। जैसे प्रोडक्शन का सारा काम देखने वाला एक ही व्यक्ति, कौन? प्रोडक्शन मैनेजर। सेल्स का देखने वाला एक ही व्यक्ति, सेल्स मैनेजर। फाइनेंस का सारा काम देखने वाला एक ही व्यक्ति, कौन? फाइनेंस मैनेजर। मींस एक ही डायरेक्शन वाला एक ही होना चाहिए। जैसे हम पिक्चर से डायरेक्टर होता है,
वो एक ही डायरेक्शन देता है, ठीक है। उसके बाद डायरेक्शन के बाद डैड हो गया, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ कमांड हो गया। एस से सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल। सबऑर्डिनेट करना मतलब आपने चेंज करना, जहां पे इंडिविजुअल इंटरेस्ट होता है, दो इंटरेस्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन में, इंडिविजुअल इंटरेस्ट एंड जनरल इंटरेस्ट। तो दोनों में जब डिस्प्यूट हो जाए, दोनों में जब क्लैश हो जाए, तो हमने किसके साथ खड़े रहना है, जनरल इंटरेस्ट। जहां ज्यादा लोग है वहां देखा जाएगा, कम है वहां नहीं देखा जाता है। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, इक्विटी का मतलब होता है दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, कॉम्बिनेशन का मतलब मिश्रण है, दैट इज काइंडनेस एंड जस्टिस। अगर आप लोगों के प्रति दया दिखाओगे, उदारता दिखाओगे, न्याय रखते हो अपने दिल में, तो लोग आपकी इज्जत करेंगे, लोग आपके प्रति लॉयली होगा। ये व्यक्ति वो है जो सच का साथ देता है, ना कि झूठ का साथ देता है। यस और नो। तो ये थे हमारे 7 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फयोल। अगले 7 हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।